हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो इसमें बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित ये पहला क्लास है और इसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें भी उत्तरवर्ती मुगल काल को। बात है तब की जब मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात होता है, जिसे हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से जानते हैं। इस काल में भारत देश में अनेक देशी एवं विदेशी शक्तियों के द्वारा छोटे बड़े राज्य स्थापित किए गए। यहां तक क्लियर है। आगे जब चलते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई, चूंकि ये अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था। लेकिन इसका इतना प्रभाव था मुगलिया सल्तनत का कि इसके पतन जो है एकाएक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। यहां तक क्लियर है। अगर देखा जाए तो भारत में जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम से अनेक विदेशी आक्रमण शुरू हुए और भारत में जो यूरोपीय कंपनियां जो स्थापित थी वे भी अपना जड़ जमा रही थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मार्च 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जो प्रांतों की संख्या थी वो थी 21। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर उन्हीं चीजों को लिखा गया है जो आपके कॉपी में नोट्स में होना चाहिए। तो मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के अंतर्गत प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 21 थी। और इन प्रांतों के अंतर्गत जो इसके लड़के थे औरंगजेब के, मुअज्जम वह काबुल का सूबेदार था, आजम जो था वह गुजरात का सूबेदार था और कामबख्श जो था वह बीजापुर का सूबेदार था। आप जानते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद मुगलिया सल्तनत में इनमें उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। तो यहाँ पर युद्ध होता है बैटल ऑफ जौजा, यानी कि जौजा का युद्ध। और जौजा का युद्ध होता है 1707 में और इसमें लड़ाई होती है मुअज्जम और आजम के बीच। मुअज्जम और आजम के बीच जो बैटल ऑफ जौजा जून 1707 में होती है, इसमें मुअज्जम जो है जीत जाता है और इसी मुअज्जम का नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह प्रथम। और उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम जीतने के बाद बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का राजा यानी कि दिल्ली की गद्दी पर यह बैठता है। मैं आपको बता दूं कि इस बहादुर शाह यानी कि मुअज्जम का साथ उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। और ये जो है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और साथ ही इनका जन्म पटना में हुआ था और जिसके उपलक्ष्य में बिहार सरकार द्वारा जो है प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह से चीजें बहुत सारी हैं। इन्होंने जफरनामा का फारसी में अनुवाद किया, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की, बहुत सारी चीजें गुरु गोविंद सिंह ने किए हैं। लेकिन जब सिख राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिख धर्म के बारे में जिसकी स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी, तो उसमें जितने भी सिखों के 10 गुरु हुए उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये जानना है कि मुअज्जम को ही क्या कहते हैं? शाह वे बेखबर भी इसे कहा जाता है। शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम कहिए या मुअज्जम कहिए। और बैटल ऑफ जौजा का युद्ध 1707 में मुअज्जम ने आजम को हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे मुअज्जम के बारे में, यानी कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में। और इसका कार्यकाल जो है 1707 से लेकर 1712 तक रहा। दिल्ली की गद्दी पर यह मुगल सम्राट बना। क्लियर है? तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने अभी तक पढ़ा था कि आधुनिक भारत के अंतर्गत उत्तरवर्ती मुगल काल, औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हो जाती है, मार्च 1707 में, तो शाह आलम प्रथम जो है ये गद्दी पर बैठता है, दिल्ली का मुगल सम्राट बनता है। और यहाँ से शाह आलम जो है 65 वर्ष की अवस्था में जो है दिल्ली पर बैठा था। इसका अन्य नाम क्या था? तो मुअज्जम। शाह वे बेखबर भी इसे कहा जाता है और इसका बहादुर शाह प्रथम भी इसे कहा जाता है। ठीक है। तो शाह आलम जो है जब गद्दी पर बैठता है तो अस्त व्यस्तता थी और इसने क्या किया कि कई लोगों को ऊंचे ऊंचे पद भी प्रदान किए और जागीरें भी दी। इसके अंतर्गत इसने वजीर यानी कि प्रधानमंत्री का पद मुनीब खां को दिया, असद खान को वकील का पद दिया और ये असद खान जो था औरंगजेब के समय में वजीर का पद धारण करता था। जुल्फिकार खां को इसने मीर बख्शी का पद दिया। मीर बख्शी का मतलब सैन्य प्रधान, सेनापति। अब यहां से आते हैं कि शाह आलम प्रथम यानी कि मुअज्जम कहिए, शाह बेखबर कहिए, बहादुर शाह प्रथम कहिए, इसी के शासनकाल में 1711 में एक डच प्रतिनिधि मंडल जो है इसके दरबार में आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि जेसुआ कैटलार के नेतृत्व में
डच प्रतिनिधिमंडल निम्न में से किसके शासन काल में आया था? तो वहां सीधे मार देना है, बहादुर शाह प्रथम लिखा रहे या शाह बेखबर या मुअज्जम या शाह आलम प्रथम। क्लियर है? तो जेसुआ कैटलार के नेतृत्व में 1711 में एक डच प्रतिनिधिमंडल जो है वह शाह आलम प्रथम के शासनकाल में आता है और इसमें एक महिला थी जिसका नाम था जूलियाना। ये काफी इंपॉर्टेंट महिला है, इसको जो है शाह आलम प्रथम के द्वारा बीबी या फिदुआ की उपाधि भी दी गई थी, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहां तक? अब आइए राज्यों के प्रति इसकी नीति क्या थी। बहुत सारे राज्य थे जैसे कि राजपूत, मराठा, सिख, जाट और बुंदेला। तो इसके प्रति शाह आलम जो प्रथम था या बहादुर शाह जफर, इसकी नीति क्या थी? मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब तो मर गया था, वो काफी शक्तिशाली था, उतना ये लोग शक्तिशाली नहीं थे। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना जागीरें दे दें, ऊंचे पद प्रदान कर दें और ऊंचे पद और जागीरें देने से लोगों को हम अपने पक्ष में कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, राजपूतों के साथ आमेर और मराठा मारवाड़, तो आमेर में क्या किए, राजा जय सिंह को पद से उनको हटा दिए, राजा की उपाधि से हटा दिए और इनके छोटे भाई विजय सिंह को इन्होंने पद पर बैठाया चीजों को कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए? जय सिंह को। लेकिन ये हुआ नहीं, बाद में इनसे जो है संधि हो गई बहादुर शाह प्रथम का। उसके बाद आते हैं मारवाड़ के राजा जो अजीत सिंह थे, इनको भी ये कहते थे कि आप जो है मुगलिया दरबार में ज्यादा अपना उपस्थिति दिखाइए, नहीं तो सीट छोड़िए, तो ये भी संभव नहीं हुआ। यानी कि आगे चलकर इन दोनों से इन्हें मित्रवत संबंध स्थापित किए। मराठा का ये, मराठों के लिए इन्होंने क्या किया कि चौथ और सरदेशमुखी दो प्रकार के टैक्स थे जो मराठा वसूलते थे। चौथ जो था वो उपज का चौथा भाग था और सरदेशमुखी जो था यह उपज का 10वां भाग था। तो ये बहादुर शाह प्रथम ने कहा कि चौथ हम आपको वसूलने नहीं देंगे, चौथ आपको नहीं वसूलना है, सरदेशमुखी आप जो है वसूल सकते हैं। और शिवाजी के खानदान के एक आदमी थे शाहजी, साहू, साहू को जो है इसने छोड़ दिया और कहा कि आप जो है महाराष्ट्र चले जाइए। तो साहू को किसने छोड़ा था? जो मुगल कैद में था। तो यही बहादुर शाह प्रथम चले गए, ये कहा महाराष्ट्र। अब आते हैं सिखों के साथ, तो गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया ही था, तो इनसे इनकी मृत्युवत संबंध थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है लोहगढ़ का किला जो था, ये जो अंबाला के निकट हिमालय के तराई क्षेत्रों में गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनाया गया था, उसको जो था इन्होंने ले लिया बहादुर शाह प्रथम ने। क्लियर है? लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि बंदा बहादुर नाम के एक व्यक्ति, नाम सुने होंगे, ये बंदा बहादुर मुसलमानों के विरुद्ध हो गए और इन्होंने क्या किया, मुगलों से लोहगढ़ के किला को पुनः छीन लिया। क्लियर है? जाट नेता चूड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ भी बहादुर शाह प्रथम ने मित्रवत संबंध स्थापित किए और ये चूड़ामन जो जाट नेता हैं, इनके द्वारा गुरु गोविंद जाट नेता जो चूड़ामन है, ये जो है बहादुर शाह का साथ दिए थे, किसको? बंदा बहादुर को हराने में, लेकिन ये असफल रहे थे। बंदा बहादुर का जो है बाद में इनका जो है इसको फांसी दे दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है फर्रुख सियर द्वारा। क्लियर है? यहां तक चीजों को हमने पढ़ लिया। अब आते हैं कि 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। काफी दुखद घटना थी और उसी पर सिडनी ओवेन नामक एक इतिहासकार हैं, इनके द्वारा लिखा गया है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? या ऐसे भी पूछ सकता है कि सिडनी ओवेन ने यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, किसके लिए कहा है? तो बहादुर शाह प्रथम के लिए। क्लियर है? अब बहादुर शाह के जो उत्तराधिकारी हुए, यानी कि लड़के, मृत्यु के बाद जहांदर शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहान शाह, इन लोग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है और इसमें जहांदर शाह जो है विजयी होता है और इसका शासनकाल मात्र 1 साल है, 1712 से 13, और इसी को कहा जाता है लंपट मूर्ख। क्या कहा जाता है? जहांदर शाह को लंपट मूर्ख। और ये जो है उत्तराधिकार के युद्ध में जुल्फिकार का जो सैन्य प्रधान था मीर बख्शी, उसी ने इसका साथ दिया जहांदर शाह का, और ये राजा बन जाता है। तो इस प्रकार चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग कंप्लीट रूप से आधुनिक भारत को शुरुआत की है, इसको अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में ये काफी काम की चीजें हैं। जो भी चीज बोर्ड पर लिखा गया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इतना कंप्लीट होने के बाद अगर शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम से संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है।